पैनक्रियाज जो है, ठीक है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? डिक्रीज करता है। बैलेंस मत बोलिए, डिक्रीज बोलिए, ठीक है। यानी कि अगर ये जा रहा है तो उसको डिक्रीज करेगा और आपको डायबिटीज होगा है या ना? नहीं होगा। और अगर ये नहीं जा रहा है तो कोई तो डिक्रीज करने वाला रहा नहीं, तो ब्लड शुगर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और ब्लड शुगर, डायबिटीज बीमारी किसको बोलते हैं? डायबिटीज जो है इसमें ये होता है कि जो शुगर की मात्रा है वो बढ़ती है। और कौन सी शुगर की मात्रा? ब्लड शुगर की मात्रा, ठीक है। यानी कि इंसुलिन जाता है और इसके क्वांटिटी को घटाता है। तो ये जाया मतलब ये इंक्रीज हुआ तो ये घटा, ये डिक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी को तो बोलते हैं, ठीक है। अब इंसुलिन जो है जरूरत से ज्यादा जाने लगेगा तब क्या होगा? इंसुलिन जरूरत से ज्यादा जाने लगा, यानी कि इंसुलिन में 2 एरो लग गया या 3 एरो लग गया, 4 एरो लग गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो शुगर के, ब्लड शुगर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। बहुत ज्यादा घटेगा। और शुगर हमको क्या देता है? शुगर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, चावल रोटी ऐसा। उससे हमको क्या मिलता है? पावर, ताकत, एनर्जी। अब बहुत ही ज्यादा शुगर कम हो गया तो आपका बॉडी में कैसा फील होगा? एकदम वीक, तुरंत बेहोश हो जाओगे, फेंट होने लगोगे और कोमा में चल जाओगे, क्योंकि नॉर्मल बॉडी के अंदर का भी फंक्शन परफॉर्म करने का ताकत नहीं बचेगा। बाहर का तो छोड़ दो कि डंबल उठाना है, ऑटो में चढ़ के जाना है, इधर जाना है, बाल्टी उठा के उधर रखना है, वो ताकत तो छोड़ दो। बॉडी को अंदर भी अपना फंक्शन करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत पावर चाहिए होता है, समझ रहे हो ना। लीवर को इससे ये कन्वर्ट करना, तो लीवर को पावर तो चाहिए थोड़ा सा। वो आपको दिखा के पावर नहीं ले रहा है, लेकिन उसको पावर तो चाहिए, है ना। डाइजेशन होना है तो डाइजेशन होना है, तो डाइजेशन तो अपना वर्क कर रहा होगा ना, उसको भी ताकत चाहिए। तो आपका इतना पावर चला जाएगा कि वो सब का भी पावर नहीं लगेगा, वो सब के लिए भी पावर नहीं रहेगा, तो सारा बॉडी फंक्शन अंदर से पावरलेस हो जाएगा। तो एक तरह से ऐसा नहीं हो जाएगा कोमा में चल गया आदमी, एकदम सो गया, कोई ताकत ही नहीं है एकदम, तो उसी को बोलते हैं कोमा। समझ में आया? सिर्फ आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, वो भी कितना देर ये नहीं कह सकता है। क्लियर है? आदमी कोमा में सुन सकता है, महसूस कर सकता है, यानी कि कोई कोमा में पड़ा हुआ है, आपका रिश्तेदार जाके माँ बहन गिरा दिए या कुछ भी बोल दिए, तो ये ऐसे नहीं होता है, वो सुनता है। अगर कोई आपका अपना ही दोस्त कोमा में पड़ा हुआ है और उसी को जाके गाली दे रहे हो तो वो सब सुनेगा, होश में लेने का बदला लेगा। अभी ताकत, हाँ, कोमा में क्या होता है? अंदर का बॉडी पार्ट भी फंक्शन करने का शक्ति रहता है। तो तुमको क्या लगता है, बोलने में शक्ति नहीं लगता है? तुमको अगर हम 4 घंटा बोलवाए तो ताकत खर्चा होगा कि नहीं होगा? प्यास लगेगा कि नहीं लगेगा? तो तुमको लगता है कोमा में बोल पाएगा? कुछ नहीं बोलता है। कोमा में ज्यादा से ज्यादा उसको, हाँ, अगर उसका एकाध हाथ पैर काम कर रहा हो तो तुम ये बोल सकते हो कि अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो कुछ भी इशारा दे के बता दो, एकाध अंगूठा ऐसे से कर देगा, पैर का अंगूठा ऐसे से कर देगा, ठीक है, तो उतना ही कर पाता है समझ में आया? तो इंसुलिन हमारा हो गया था। देखिए भाई, टेस्टोस्टेरोन, अब स्पेलिंग बता रहे हैं टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। TEST, पहले तो टेस्ट लिख लीजिए जो देते हैं, ठीक है, टेस्ट लिख लिए। उसके बाद OST लिखिए, OST, उसी में ही OST लिख लिए। उसके बाद ERONE, ERONE, इसको क्या पढ़ेंगे? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? टेटोस्टेरोन नहीं एक लड़का बोला, एक जैक बोर्ड का लड़का था, पिछले क्लास में आता था, उसको बोले इसको क्या बोलते, तो बोला टेटोस्टेरोन बोले रे, ठीक है। उसका टंग ना कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट करता था, नॉर्मल हिंदी में भी उसका टंग ना ट्विस्ट करता था, ठीक है। देखो तुम नहीं बोल पा रही है ना, तुम नहीं बोल पा रही है ना, चेकोस्लोवाकिया। टेस्टोस्टेरोन, अब नीचे उसके ही लिखिए, सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस इन मेल, TSTS, testis in male, TSTS, testis, secreted by the testis in male, testis, TSTS, दोनों बार TS, मतलब TS का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता? इन मेल, मतलब कि जो मेल से, मेल इंसान, मर्द, मेल भी नहीं पता चल रहा है, ईमेल लिखेगी क्या वहां? यार बायो है तो मेल और फीमेल, यही 2 चीज तो आता है। कहने का ये मतलब है कि ये जो हार्मोन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेल में ही सीक्रेट होगा। बेसिकली आपको हम ये बताना चाहे, जो हमारा सेक्स ऑर्गन है, मेल का अलग फीमेल का अलग होता है, तो उससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियस ये टेस्टोस्टेरोन है, यानी कि उससे टेस्टिस बनता है, तो ये मेल में ही निकलेगा। क्लियर है? अब इसमें फंक्शंस में लिखिए, डैश देखिए, मतलब वही एरो जो
डंडा खींचे। हाँ, कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स, कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स। यानी कि अगर ये हार्मोन नहीं निकलेगा तो जो भी मेल होगा उसका जो सेक्स ऑर्गन होगा उसमें कोई तरह का डेवलपमेंट नहीं होगा। यानी कि वो शरीर से सिर्फ लंबा चौड़ा हो जाएगा लेकिन कभी आगे जाके बाप बनने लायक नहीं रहेगा। पॉइंट यही आपका कहना चाह रहा है। समझ में आया? क्लियर एंड कट बात, ठीक है? हंसिए मत, अभी आगे वाला चैप्टर जो आ रहा है वो रिप्रोडक्शन है और हम जो है बेशरम जैसा पढ़ाते हैं, एक एक डाउट क्लियर करके। पिछले क्लास 10th क्लास वाले जो है, और जैसे कि आप लोग रिप्रोडक्शन खोलेगा तो उसमें स्क्रॉटम है, तो बोलते सर स्क्रॉटम में एक लड़का पूछा तो बोलते क्या, समझ नहीं पा रहे, तो उसको हम बोले बॉल्स होता है ना। तो इसमें शर्माने का बात नहीं, आप जिस एज में आपको लग रहा है शर्म, लेकिन जब आगे हमारे एज तक आ जाएगा ना तो ये बेसिक फैक्ट है, ये सबने देखा है ये चीज, ये भगवान का बनाया हुआ है, तो इसमें शर्म करने वाली बात ही नहीं है। आपको कुछ भी कहीं भी कोई भी बॉडी पार्ट्स में इचिंग होता है तो जाकर डॉक्टर को दिखाते हो ना, जरूरी है, वो नहीं दिखाओगे तो ठीक से इलाज नहीं होगा। तो ये बात सबको पता है, ये आज से नहीं, आपसे कितने करोड़ों सालों पहले कितने लोग जिंदगी जी के चले गए। तो आपके एज ग्रुप में आपको लगता है कि ये टैबू चीज है, इसके बारे में बात नहीं कर सकते, हाँ सर ये बोल दिए, हम हंस रहे हैं, तो वो जमाना पार हो गया है, ठीक है? अब जमाना काफी आगे आ चुका है, आपको पढ़ना है तो नॉर्मली पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब चीज को अलग रखिए। चलिए अब है उसी में लिखिए, कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ secondary sexual characters during puberty। समझ में आया? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी किसको बोलते हैं? अब पढ़ते हैं, ध्यान दो इधर। प्यूबर्टी का मतलब समझ में आ गया? तो अगर ठीक से जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है नहीं डेवलप कर रहा है, इसका मतलब है कि ये हार्मोन या तो कम बन रहा है या तो ठीक से रिलीज नहीं हो रहा है और नहीं हो पा रहा है। क्लियर है बात? अब इसी तरीके से, ये तो मेल का हो गया, अब इसी तरीके से फीमेल का लिखेंगे। अगला जो हार्मोन है लिखिए, ओएस्ट्रोजन। इसका डिसऑर्डर क्या है? मतलब ऐसा खतरनाक डिसऑर्डर नहीं दिया हुआ है। अब जैसे कि तुम देखो कि उसका तो अभी ये एज स्टार्ट हुआ है, मेरा दाढ़ी नीचे लिखिएगा, ये कहां से निकलता है? सिक्रेटेड बाय द ओवेरीज इन फीमेल्स, सिक्रेटेड बाय द ओवेरीज इन फीमेल्स, ठीक है? क्लियर है? चलिए लिखिए, देखिए एकदम ऊपर वाला की तरह सेम छाप दीजिए, उसमें लिखे थे कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स, यहां लिख दीजिएगा फीमेल्स। मेल्स वाला मत चिपकाइएगा, पूरा एडिंग बडिंग हो जाएगा, पहले बता दे रहे। सब चीज सेम छापिए, बस फीमेल्स उतार दीजिए, ठीक है? समझ में आया? एकदम डिट्टो कॉपी मारिए, बस मेल की जगह फीमेल होना चाहिए, दैट्स इट। यानी कि जो मेल में टेस्टोस्टेरोन काम करता है वही फीमेल में एस्ट्रोजन काम करता है। क्लियर है बात? एनिमल खत्म हो गया। अब प्लांट का सुनिए, प्लांट का कोऑर्डिनेशन जो है ना, वो एनिमल का कोऑर्डिनेशन जितना हार्ड नहीं है कि ब्रेन के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में पढ़ना है, क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ना है, बहुत छोटा सा है कि प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करता है। कोई प्लांट जो है लाइट को देख के रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे कि सनफ्लावर जिधर सूर्य का मुंह रहता है उधर ही सनफ्लावर खिलता है, यानी कि वो उसको, चलो खैर। तो अब ये प्लांट जो है किसको रिस्पॉन्स दिया? लाइट को दिया, सन को नहीं दिया। किसको दिया? लाइट। अगर तुम उसको बेवकूफ बनाने के लिए सन को छुपा दो कैसे भी करके, कुछ भी व्यवस्था लगा के, मैंने उसके इर्द गिर्द टेंट लगा दो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उग रहा कहां से है, क्योंकि रोशनी पड़ेगा नहीं। और फिर तुम जिधर से टॉर्च मारोगे ना तो तुम ये देखोगे कि सनफ्लावर उधर से वो कर रहा। क्या नहीं डाले तो वो उगेगा फिर डायरेक्शनलेस, बिना कोई मतलब का। मतलब कि अगर हम तुम्हारे शरीर में से दिमाग निकाल लिए तो तुम रहोगे कि नहीं रहोगे? रहोगे। कहने हाँ, बिना दिमाग के रहोगे, लेकिन तुम्हारे रहने का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। पॉइंट समझ में आया? वो चीज तब तुमको सनफ्लावर बोले ना बोले कोई बात, नाम ही नहीं है ना, तुम तो फिर नॉर्मल फ्लावर हो गए, सनफ्लावर कैसे हो? क्लियर है बात? चलिए, तो अब पहले क्या पढ़ना पसंद करेंगे, प्लांट का कोऑर्डिनेशन कि प्लांट का हार्मोन? कोऑर्डिनेशन। चलिए देखिए, तो जो प्लांट जिस चीज पे रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसी का उसका नाम कहलाता है, ठीक है? अब जैसे कि हम आपको बोले जो प्लांट लाइट को देख के रिस्पॉन्स देता है अपना उस तरह के प्लांट्स को बोलते हैं फोटोट्रॉप, या मैकेनिज्म को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर है? इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है?
अब जैसे ऐसे ऐसे भी सारा प्लांट जो है ना फोटोट्रॉपिज्म होता है। पूछो कैसे? सन प्लांट तो जो है सिर्फ मुंह उधर कर रहा है तो एक स्पेशल बताता है सनफ्लावर, लेकिन और जो भी प्लांट है आप देखे हो ना कि उसको भी धूप चाहिए होता है। तो आप अपने घर के अंदर लगा दो, लेकिन आप देखना कि वो बड़ा होते 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 टहनी उसका ना धूप की तरफ ही निकल के जाता है। इसका ये मतलब है कि वो लाइट की तरफ रिस्पॉन्स करता है, उसी को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब डेफिनेशन में यहां लिखा हुआ व्हेन अ प्लांट पार्ट्स मूव इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। ये तो बहुत सिंपल होता है, क्लियर है? ठीक है। और जो प्लांट, कुछ ऐसे भी प्लांट है जो लाइट देख के दूर भागते हैं, तो उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? जियो मतलब अर्थ, और जी माने ग्रेविटी भी, और जी माने पार्ले जी भी, तो जी माने ग्रेविटी। तो जियोट्रॉपिज्म में क्या आपको याद रखना है कि आप प्लांट को ऐसे भी रखोगे ना हवा में लटका के, तो उसका जो रूट होगा ना वो ऑटोमेटिक ग्रेविटी से नीचे जाने की कोशिश करेगा। क्लियर है? अब रूट के अंदर भी, मिट्टी के अंदर भी जाके देखोगे ना तो वो रूट किधर बढ़ना चाहेगा? जिधर पानी जा रहा है, क्योंकि रूट को क्या चाहिए? पानी। जैसे कि ये अगर हम प्लांट बनाए और इसका ऐसे से करके रूट था, ठीक है, पानी मेरा इधर से बह रहा है जमीन के अंदर से, ये पूरा जमीन है और जमीन के अंदर से पानी उस डायरेक्शन में बह रहा है। तुमने प्लांट ऐसे निकाला था, तो ये रूट जो है ना, तुम देखोगे कि कुछ सालों में बढ़ के किधर भागना चाहेगा? अब वाटर को क्या बोलते हैं साइंस में? हाइड्रो। तो क्या हो गया? हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया। नहीं, जियोट्रॉपिज्म होता है कि तुम अगर इसको धरती से ऊपर रखे हो तो रूट उसका जमीन में जाना चाहेगा, तो वो हुआ जियोट्रॉपिज्म। और हाइड्रोट्रॉपिज्म में हुआ कि वो पानी की तरफ भागना चाहेगा, वाटर। ऑलरेडी तो ग्रेविटी में अब कितना धंसेगा? और ग्रेविटी मैक्सिमम कहां होता है? अर्थ पे। पढ़े हो ना 9th क्लास में? कहां होता है? जैसे हम ये बोले, ये है हमारा धरती का गोला। अब हमको बता, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये सारा पॉइंट एक ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस। क्या कर रहा है? सरफेस। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रेविटी कहां लगता है? यहां, है ना? यहां, है ना? इस पॉइंट पे। उसके अलावा जितना ऊपर जाओ, जितना नीचे जाओ, ग्रेविटी घटता है। पता नहीं क्या पढ़े तुम लोग। ठीक है, ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट और डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कि जितना ऊपर जाओगे ग्रेविटी घटेगा, जितना नीचे भी जाओगे, धरती में भी गड़ना चाहोगे। इसीलिए तुमको पढ़ाया गया था कि इक्वेटर पे क्या होता है? जीरो होता है। क्यों होता है? और पोल्स हाइट बढ़ा तो, और धरती पे अगर बोलोगे तो इस सरफेस पे ही ग्रेविटी मैक्सिमम है। यानी कि हम जहां खड़े हैं वहीं पे नहीं, अभी भी ये छत पे खड़े हैं तो ये भी मैक्सिमम नहीं है। जो हम रोड पे खड़े रहेंगे तो वहां पे ग्रेविटी मेरा क्या है? मैक्सिमम। उसके बाद हम धरती के अंदर घुस जाए, चाहे धरती से ऊपर उठ के जाने लगे, मेरा ग्रेविटी घटता है। बात समझ में आया? तो जब वो ऑलरेडी धरती पे गड़ गया तो अब तो नीचे नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि ग्रेविटी, समझ रहे हो ना बात? तो वहां इसमें थोड़ा साइंस का भी कॉन्सेप्ट लगता है। क्लियर हो गया? जियोट्रॉपिज्म क्या हो गया? जिसमें ग्रेविटी की तरफ प्लांट जो है क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है। क्लियर है? अब केमोट्रॉपिज्म क्या होता है भाई? केम मतलब केमो, सॉरी, केमो मतलब केमिकल। ठीक है, यानी कि जो प्लांट केमिकल्स की तरफ क्या करे? रिस्पॉन्ड करे। तो केमिकल्स की तरफ कैसे रिस्पॉन्स? इसमें कोई केमिकल छिड़कना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बता रहे हैं केमिकल की तरफ कैसे रिस्पॉन्स करता है। जब रिप्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाएंगे तो फ्लावर के अंदर का, जैसे कि मेल में सेक्स ऑर्गन पता है कौन सा होता है, फीमेल में पता है सेक्स ऑर्गन कहां से होता है, वैसे ही कोई भी प्लांट्स का सेक्स ऑर्गन किसको बोलता है? कौन पार्ट है वो? नाम होगा ना कुछ। कोई भी एक प्लांट ले लो, जैसे हम तुमको बोले रोज प्लांट ले लो, तो उसका सेक्स ऑर्गन या उसका प्रोडक्टिव पार्ट कहां से, जहां से नया पेड़ जन्म ले सकता है या नया रोज प्लांट जन्म ले सकता है, कौन होता है वो? यानी कि फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। बात आई समझ में? बात आई समझ में? तो उसी फ्लावर के अंदर आप देखोगे इस तरीके का ऐसे ऐसे करके कुछ फ्लावर रहता है, अंदर से कुछ ऐसा निकला हुआ रहता है, निकला रहता है एक दाना या एक तरह का। तो उसको जब डीप स्टडी किया गया तो वो कुछ ना इस तरह के शेप का रहता है। किस तरह के शेप का रहता है? इस तरह के शेप का पूरा रहता है, और अंदर में ये जाता है और ऐसे ऐसे घूम के रहता है,
और इसी को बोलते हैं स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। और इसके ऊपर में जो ऐसे करके रहता है इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। और ये जो स्टिमुलस होता है, अच्छा ये डंटा नीचे की तरफ जाके ऐसे से बेंट होके यहीं पे इकट्ठा होकर काहे रह गया? क्योंकि ये स्टिमुलस जो है केमिकल रहता है, ये केमिकल रिलीज करता है और वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो मतलब फ्लावर खुद ही केमिकल रिलीज करता है? जैसे हम लोग खुद से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, हार्मोन तो बोल दिए है तो केमिकल ही ना। हाँ। बात समझ में आई? तो प्लांट्स भी खुद करते हैं। तो ये जो ग्रोथ ऐसा इस तरीके का होता है, अंदर जाके एकदम स्पाइरल बन जाता है, वही शो करता है केमोट्रोपिज्म। क्या? केमोट्रोपिज्म, यानी कि प्लांट का रिस्पॉन्स। ठीक है, जब भी फर्टिलाइजेशन होगा फ्लावर में तो उसी को बोलेंगे पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म। यानी कि कुछ भी अगर पॉलन ग्रेन्स गिरेगा तो उसको नीचे ही जाना है, वो उसको केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होना है। मतलब ऐसा समझो कि पॉलन ग्रेन क्या हुआ? मेल का स्पर्म हुआ, उसको फीमेल का ओवेरी में जाना है, तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा तो जाएगा नहीं ना जाएगा। और ये पूरा स्पाइरल है तो अट्रैक्शन पावर जाएगा ना। क्यों? कि देखो तुम बोलोगे सर यहाँ पे स्पर्म ऐसे डाल दिए तो ये तो मस्त आराम से ग्रेविटी के थ्रू नीचे गिर जाना था, लेकिन आगे जाके तो ये स्पाइरल है, तो फिर ऊपर चढ़ेगा कैसे? मोटर थोड़ी लगाए थे, है ना। और एक चक्कर नहीं मारना, इस तरीके का बहुत चक्कर मार के यहां पहुंचना है। अब बुझाया कॉन्सेप्ट? समझ में आया? तो उसके लिए कुछ अट्रैक्शन फोर्स चाहिए ना जो उसको खींचे उसके तरफ, तो वो यही होता है केमोट्रोपिज्म। वो रिस्पॉन्स करेगा केमिकल महसूस करके। क्लियर है? चलिए, हाइड्रोट्रोपिज्म तो क्लियर हो गया है। क्लियर है? चलिए, थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है जल्दी बताइए। टी से शुरू होता है थिग्मोट्रोपिज्म और टी से शुरू होता है टच। जैसे कोई प्लांट है ना ऐसे जमीन से खड़ा है, उसको जरा से टच करके किसी चीज के साथ रख दोगे ना तो ऊपर चढ़ने लगेगा। जैसे कद्दू, जैसे झींगा चढ़ता है ना छत पे, उसी प्रोसेस को बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। यानी कि वो टच को रिस्पॉन्स देता है। तुम भी अगर उसको टच करके वहीं खड़े रह गए ना 4 दिन तो तुम पे चढ़ जाएगा वो, और तुम ऐसे नेनुआ लेके निकलेगा। ले लीजिए 5 किलो 5 किलो 5 किलो। ठीक है, हाँ समझ में आया? कद्दू तो बन ही जाएगा, बड़ा बड़ा कद्दू होता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो किसके तरफ रिस्पॉन्स करता है? टच की तरफ। ठीक है, अब जैसे इंसानों को पता है कि 2 तरह का टच होता है, गुड टच एक बैड टच, उसको भी पता है कि 2 तरह का टच होता है, गुड टच और बैड टच। तुम उसको खींच के उखाड़ ही दिया तो उसके लिए बैड टच था, ठीक है, लेकिन तुम उसको सपोर्ट दे रहा वाकई में कि वो खड़ा होकर के तुम पे चढ़ जाए और अपना आराम से जो भी फल, हाँ, तो उसके लिए हुआ वो पॉजिटिव टच। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, प्लांट हार्मोन तो यार पिछला लेकिन लेक्चर में पढ़ा है यार, हमको पता नहीं तुम लोग कैसे नहीं पढ़ना है। हाँ, चलो इधर लिखना शुरू करो। ऑक्सीन में पहला पॉइंट और उसका डिस्क्रिप्शन में, प्रमोट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, दूसरा, दे आर सिक्रेटेड बाय द सेल्स। दे आर सिक्रेटेड, दूसरा पॉइंट में लिखना था, तुमको नंबर नहीं मिलेगा, पॉइंट वाइज लिखना है, यहां कट जाएगा नंबर, हर चीज यहां पॉइंट में लिखना है। These are they are secreted by the cells. They are secreted by the cells present in the tip of stems and roots. Stems and roots. हो गया। अगला, synthetic auxins are used in horticulture. Synthetic auxins are used in horticulture. ठीक है, अब इसको पढ़िए आप लोग डेफिनेशन को और हमको समझाइए क्या लिखवाया है, और उसके बाद आपको हम कुछ ऐसा चीज समझाएंगे कि आपको समझना चाहिए था जो आप इमेजिन नहीं कर पाए। कभी कभी किताबों का और टीचर का भाषा ऐसा होता है कि उससे आपको इमेजिन करना होता है, ठीक है, अपना दिमाग लगाना होता है, सिर्फ पढ़ के रट लेना नहीं होता है। सो पढ़िए और हम देखते हैं क्या समझ में आया। और ये भी हिंट दे देते हैं कि उसका सबसे मेजर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो पहले वाले में ही छुपा हुआ है। प्लांट्स का ग्रोथ हेल्प करता है तो पहला पॉइंट है, उसके अलावा तो वो तो इजी है। तीसरा बताइए।
मतलब आप हॉर्टिकल्चर जहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल का प्रोडक्शन हो वहाँ इस्तेमाल होता है, यानी कि अपना स्टील गेट का जो मार्केट लगता है वहाँ भी इस्तेमाल हो रहा होगा। तो ये क्या करता है ऐसा, ये हार्मोन या ये केमिकल क्या है जो करता है, जो ये लोग को भी यूज़ करना पड़ रहा है आए दिन? मतलब कि बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। आम से पहले आम मिल के आ जा रहा है और पका हुआ मिल रहा है, जिसको मम्मी पापा बोल रहे हैं कि कार्बाइड डाल के पकाया हुआ है। हाँ समझ में आया? अब प्रैक्टिकलिटी आया। तो जब आप ये अब बुक में तो ये 3 चीज लिखा था, अगर आप इस चीज को इमेजिन या महसूस नहीं करते तो आपको समझ में भी नहीं आता है कि क्या बात कहना चाह रहा है। लेकिन असली बात ये क्या कहना चाह रहा है आप समझ में आया जब ऊपर का और लास्ट का लाइन जोड़े कि ये ग्रोथ तो करवाता है, यानी कि फल अभी नहीं हुआ है, फल का उम्र छोटा है, लेकिन उसको दिखा दोगे एकदम पका हुआ है, एकदम मस्त बड़ा हो गया, आम पक गया, ठीक हो गया। और ये बनाया भी जा सकता है नकली, उसमें इंजेक्शन डाल दिया, जो इतनू सा आम था वो बस एक दिन 24 घंटा 48 घंटा के अंदर इतना बड़ा आम बन गया, उसको तोड़ के दिखा दिया कि हाँ आम आ गया मार्केट में। किसको? ऑक्सीजन को निकाला नहीं जाता, उसके जगह एक केमिकल यूज किया जाता है। सिंथेटिक मतलब क्या होता है? मैन मेड। और ऑक्सीजन तो नेचुरल है, ये इससे ये तो निकाल ही नहीं सकते। लेकिन जो ऑक्सीजन को जब स्टडी किया गया लेबोरेटरी में, तो जो केमिकल से ऑक्सीजन बना था उसी केमिकल से हम दूसरा तैयार कर लिया और उसको बोले कार्बाइड डाल रहे हैं। सर बात समझ में आया? यानी कि कार्बाइड और ऑक्सीजन नाम अलग अलग है, काम एक ही है। अब वो वाला आप खाए, अब आप देखो कि आप जो पका हुआ बिना समय का खा रहे हो, यानी कि आप नकली खा रहे हो। आपको आप खरीदे भी होगे तो क्या वो ऐसा ही मीठा लगता है जो नेचुरली ऑकरिंग होता है? नहीं ना, आप उल्टा क्या खा रहे हो? केमिकल खा रहे हो बैठ के। समझ में आया? तो हर चीज का जो मौसम है ना उसी में खाना चाहिए जो नेचुरल से बना। और समझ में आया ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है? ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, जो आपका तना वगैरह है ना, तना वगैरह, हाँ तना वगैरह है ना, जो साइड का पेड़ जो होता है, साइड का कैसे, जैसे ये ब्रांच है उसका 2 पेड़ ऐसे कैसे करके निकलेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको गिरने ना दे, वो बचाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब अगला हार्मोन लिखिए, साइटोकिनिन। साइटो CYTO, उसके बाद KININS, KININS, इसीलिए नहीं लिखा रहे हैं। हाँ, साइटोकिनिन। अब साइटो जहां तक लिखा हुआ है वहां पे अंडरलाइन कीजिए, और किनिन जहां पे लिखा हुआ है वहां से अलग से अंडरलाइन कीजिएगा, मतलब छोड़ छोड़ के। ठीक है, साइटो के नीचे लिखिएगा सेल, एरो देके, और किनिन के नीचे लिखिएगा डिवीजन। ये साइटो वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है और किनिन वर्ड भी एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि आपको मतलब अब पता चल गया कि इसको इंग्लिश में ये बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है, यानी कि किसमें प्रमोट करेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गया ना? चलिए, प्रमोट सेल डिवीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रमोट सेल डिवीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये भी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन में भी लिखाए थे ना कि ग्रोथ इन प्लांट्स में हेल्प करता है। बात समझ में आया? तो दोनों को मिल के काम करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर ये नहीं हुआ और सिर्फ ऑक्सीजन हुआ तो भी काम नहीं होगा। क्लियर है? मतलब ये लोग दोनों पति पत्नी है, नहीं हुआ तो काम आगे नहीं होगा, फिर अकेला अकेला अधूरा रह जाएगा। ऐसा कहते हैं ना कि शादी करवाते हैं क्योंकि एक पूरा नहीं होता है, दोनों मिलता है तो पूरा होता है। पता नहीं पूरा होता है कि बिगड़ जाता है कि बर्बाद हो जाता है। पूरा क्या होता है? दोनों का लाइफ। नहीं समझ में आया? ऐसा कहा गया है कि जो रिश्ते बनते हैं ना वो भगवान ने बनाए हैं, ऐसा कहा जाता है, बनाए हैं। तुम जितने शरीफ रहोगे ना तुमको उतना कमीना पार्टनर मिलेगा। क्यों मिलेगा? बैलेंस करने के लिए, ताकि अगर भविष्य में को तुमको बेवकूफ बनाता जा रहा हो क्योंकि तुम शरीफ हो तो वो कमीना उसको संभाल लेगा, तुम्हारा लाइफ को बैलेंस कर देगा। अब तुम ही बहुत कमीने हो गए तो बहुत ही शरीफ। ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं भगवान। जो है क्या मेंटेन करते हैं? इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगर इस दुनिया में भगवान है, अच्छी शक्ति है, तो बचिएगा। आ रहा है दुर्गा पूजा, समझे? और ये काम सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा में होता है। क्या होता है सर? कोई आया है सर? देखिए, साइटोकिनिन में लिखिए, पहला लिख लिया ना, दूसरा
डिले एजिंग ऑफ लीव्स, एजिंग बुढ़ापा, AGEING, बूढ़ा होना, जवान नहीं रहता है। मेरा बात सुनिए, अगर आपका बॉडी में सेल डिवीजन बंद हो गया ना, तो आप वही सेल रह जाएगा और वो धीरे 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 रह के पॉल्यूशन गर्मी झल के काला होता जाएगा और मर जाएगा। तो कैसा चेहरा दिखेगा? एकदम झुलसा हुआ। और यानी कि जो भी जवान या यंग लोग हैं या मतलब इंसान का 50 की उम्र तक सेल डिवीजन होते रहता है, समझ में आया? तभी वो यंग दिखता है। 50 के बाद ये सब पावर खत्म हो जाता है, तो बॉडी जो है, बॉडी का जो झुर्रिया है जो दादाजी और वगैरह वगैरह का होता है वो लटक जाता है, क्योंकि सेल डिवीजन होना बंद हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती है। क्लियर है बात? समझ में आया? अब तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे केमिकल इफेक्ट की वजह से ये हार्मोन इस हार्मोन पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो तुम पहले भी बूढ़े हो सकते हो। समझ रहे हो ना? इसीलिए हेल्दी खाना, हेल्दी पीने से सब कुछ स्वस्थ रहता है। और वैसे भी एक विटामिन है, विटामिन B5, उसको बोला जाता है ब्यूटी विटामिन। उसका नाम ही रखा है ब्यूटी विटामिन, क्योंकि वो विटामिन खाने से ब्यूटीफुल होता है आदमी। आप बोलोगे वो विटामिन सबसे ज्यादा किससे मिलता है सर? तो ग्रीन वेजिटेबल, साफ साफ सोर्स ऑफ B5 का लिखा हुआ है। तुम हरा सब्जी खा नहीं रहे हो, आलू खा रहे हो, सोच रहे हो ऐश्वर्या राय बनेंगे, तो बन गए, आलू ही बनोगे। तो ग्रीन वेजिटेबल इज द सोर्स ऑफ की, ठीक है, टू लुक ब्यूटीफुल और टू बी हेल्दी, वो बोलना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए अगला, स्टिमुलेट, सॉरी इसी में लिखना है, प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एंड प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। उसी के अगला पॉइंट में ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा और उसका अगला पॉइंट में प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, फल का ग्रोथ। अब बोलोगे सर इसको तो ऑक्सीन में लिखा है था सर, आप ऑक्सीन में समझा रहे थे सर, तो ये ऑक्सीन के साथ मिलकर काम करता है ना। पॉइंट समझ में आया? हाँ, हर चीज का एक ये है, मतलब प्रोसेस होने का तरीका है। ठीक है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ फ्रूट, ठीक है, और इलोंगेशन ऑफ शूट्स। ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब होगा? ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। आप समझ में आया? स्टोमाटा ओपन और क्लोज किसके वजह से होता है? यानी कि ये हार्मोन बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा प्लांट को सांस लेने में, ठीक है, और प्लांट अल्टीमेटली मर जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लांट का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, साइटोकिनिन। क्लियर हुआ? चलिए अब अगला लिखिए, गिबरलिन, GIBERLINS हो गया गिबरलिन्स। चलिए इसमें लिखना शुरू कीजिए। It also promotes cell differentiation in the presence of auxins. Also promote cell differentiation in the presence of auxin. Break seed dormancy. Seed dormancy. Seed dormancy. और उसके बाद अगला पॉइंट, stimulate elongation of shoots, SHOOTS, तने, झाड़ियां। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें और साइटोकिनिन में क्या मतलब हुआ? दोनों में तो सेल, भाई बेटा देखो, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन अलग अलग चीज होता है। सेल डिवीजन मतलब बटना हुआ, और सेल डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस करके बताया कि हम अलग हैं तुम अलग हो, तभी तो हम दोनों डिफरेंट हैं। ये हुआ ना डिफरेंशिएशन का मतलब। क्लियर है? पहला चीज ये। दूसरा चीज ये स्टार्टिंग के फेज में सेल डिवीजन की तरह काम करता है और फिर मर जाता है। जैसे कि चना को रात भर भिगोए तो चना से व्हाइट वाला निकलना था, तो जैसे ही व्हाइट वाला निकलना शुरू हो गया इसका काम खत्म हो गया। अब आगे जो उस चने को कितना ग्रोथ करना है वो सेल डिवीजन पे उसका काम करेगा, और इसका गिबरलिन का काम वहीं तक खत्म हो गया। क्लियर है? क्लियर है? अब तना कितना लंबा होगा, मतलब ये शुरुआत या अंतिम छोर पे डिपेंड होता है। जहां से उसको, मान लो ये तना था मेरा, तो या तो ये ऑक्सिन हार्मोन, गिबरलिन हार्मोन जो है यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा। यहाँ रहेगा तो यहाँ से और लंबाई खींच देगा, और यहाँ रहेगा तो यहाँ से उसको ग्रोथ करवाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब अगला पॉइंट क्या बच गया है? एक लिखिए, इथिलीन। वो केमिस्ट्री वाला ही इथिलीन है, ETHYLENE हार्मोन है। ये कहीं कोई किताब, कोई बुक, कोई टीचर, कोई लाइन कोई नहीं बताता है। लिखिए इथिलीन। इथिलीन के बारे में बताइए। हाँ, मुझे बताइए।
ETHYLENE, ये बताई है तो मतलब मैडम नॉलेजेबल है, क्योंकि बहुत कम टीचर लोग को ये इसके बारे में पता रहता है। हाँ तो बढ़िया तो बात है, तुम लोग उसका फायदा क्यों नहीं उठाते हैं? ए किटी पार्टी चलो, हो गया मैडम। इथिलीन, ETHYLENE लिखिए, इसके बारे में लिखिए। इट इज द ओनली gaseous hormone present in plant. Its main function is, हाँ जी अगला पॉइंट, its main function is कॉमा दीजिएगा, लिखिएगा रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, पकना। रिपनिंग को क्या बोलते हैं? पकना। RIPPENING, ना डबल पी होता है, RI हो। रिपनिंग ऑफ क्या हुआ? फ्रूट्स हुआ, ठीक है। यानी कि आप याद रखना कि सारा हार्मोन जो है लिक्विड की तरह होता है, लेकिन एकमात्र इकलौता है यह हार्मोन है जो कि गैसेस फॉर्म में है, और इसका सबसे मेन फंक्शन है फ्रूट्स को नेचुरली पकाना, ठीक है। लिखिए, एब्सिसिक एसिड में लिखना शुरू कीजिए। प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, प्रमोट्स विल्टिंग, प्रमोट्स विल्टिंग, विल्टिंग WILTING, विल्टिंग बताएंगे, पहले लिखिए। विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, detachment of flowers and fruits, detachment of flowers and fruits from the plants, ये लिखना नहीं था, from the plants is due to abscisic acid, ठीक है। It promotes dormancy in seeds and buds, dormancy, DORMANCY, dormancy in seeds and fruits, sorry buds, seeds and buds. It promotes, कहाँ हो तुम लोग? It promotes dormancy, DORMANCY. अरे बाबा, कली को क्या बोलते हैं? वो वाला बर्ड। कब उत्तर लिख के बैठा ले, कब उत्तर लिख के बैठ गई थी? बर्ड्स। इट प्रमोट्स डॉर्मेंसी, हो गया, इन सीड्स एंड बर्ड्स, BUDS, ठीक है, ना कि बर्ड्स। तुम लोग बर्ड्स मत लिखना, कोई लोग बर्ड्स लिखा है, ठीक है। प्लांट का बात चल रहा, पता नहीं कबूतर पे कैसे पहुंच गया। हो सकता है, फिर तो ऑस्ट्रिच भी हो सकता है।